विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। दो आवेशों का एक ऐसा निकाय जिनमें आवेशों का परिमाण तो होता है समान, लेकिन उनकी प्रकृति होती है विपरीत और वो परस्पर कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार का जो बना निकाय है वो कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। कि ये तो विद्युत द्विध्रुव हो गया। अब इसकी विद्युतीय व्यवहार को समझना है कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बनाना चाहे तो वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किस प्रकार से हो जाएगी, वो हो जाएगी इस प्रकार से, घात 20 माइनस की 29 कूलाम इंटू मीटर। तो ये एक तरीके से क्या आ गया। हेलो बच्चों, आज हम देख रहे हैं विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और उसके बाद हम देखेंगे जो द्विध्रुव है उसके प्रकार देखेंगे, या उस टॉपिक का दूसरा नाम भी है द्विध्रुव का भौतिक सामर्थ्य, यानी डाइपोल का जो फिजिकल पोटेंसी। तो आइए करते हैं इस लेक्चर को शुरू। ये हमारी 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। और ये है हमारी इस लेक्चर की 5th क्लास। और इस क्लास में हम जो टॉपिक हमने डिस्कस किया वो देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो इसकी परिभाषा या इसका चित्र हमें इस प्रकार से समझना है कि मान लो कोई दो आवेश है, कोई दो आवेश है, उन दोनों आवेशों पर आवेशों का जो परिमाण है वो समान है, यानी एक पर मान लो जितना ऋणावेश है उतना ही दूसरे पर क्या होगा, धनावेश होगा। ठीक है, कि दो आवेश है और आवेशों का एक तरीके से जो परिमाण है वो समान है, लेकिन इनकी प्रकृति क्या है, इनकी प्रकृति है विपरीत और इनके मध्य कुछ दूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बना निकाय है, इस प्रकार का जो बना निकाय है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। इस चित्र को थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से बनाते हैं, जिस प्रकार से कि ये एक आवेश है और ये हो गया दूसरा आवेश। द्विध्रुव का मतलब आपके पास दो ध्रुव होंगे, एक तो होगा एक तरीके से ऋणावेश को प्रदर्शित करने वाला ध्रुव है, दूसरा होगा धनावेश को प्रदर्शित करने वाला ध्रुव है, और इनके मध्य की कुछ दूरी होगी। यानी विद्युत द्विध्रुव क्या है, दो आवेशों का इस प्रकार से निकाय है जिन आवेशों का परिमाण तो क्या होगा, समान होगा। परिमाण का मतलब इनके अगर मान की बात करें तो एक तरीके से अगर मान लें कि पहले पर आवेश कितना है, 2 × 10 की घात -7 कूलाम, तो दूसरे पर आवेश कितना होगा, -2 × 10 की घात -7 कूलाम। तो परिमाण बराबर है, यानी इनका जो गणितीय मान वो समान है, लेकिन इनकी प्रकृति विपरीत है, इसलिए एक होगा माइनस, दूसरा क्या होगा धना, जो दूसरा क्या होगा प्लस होगा। और इनके मध्य की जो दूरी क्या होगी, इनके मध्य की दूरी होगी 2a, हम 2a दूरी लेके चल रहे हैं। और इनका जो मध्य बिंदु है वो उसे हम बोलते हैं केंद्र, और इसे किसे प्रदर्शित करेंगे, ओ से प्रदर्शित करेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा ये है कि दो आवेशों का एक ऐसा निकाय जिनमें आवेशों का परिमाण तो होता है समान, लेकिन उनकी प्रकृति होती है विपरीत और वो परस्पर कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार का जो बना निकाय है वो कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। इसकी हम दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं, दो समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति का आवेश परस्पर अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो उस प्रकार से जो बना निकाय वो क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। आपको द्विध्रुव पूछे, विद्युत द्विध्रुव पूछे तो आपको विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखने साथ में ये चित्र बनाना है। अब देखो तो इसको थोड़ा सा और हम करते हैं। यहाँ पे हमने 2a जो इन आवेशों के मध्य दूरी ली है वो अपनी सुविधा के लिए ली है। ठीक है, आप a दूरी भी ले सकते हो, आप 3a दूरी भी ले सकते हो, आप दूरी का मान कुछ भी ले सकते हो। 2a हमने इसलिए ले लिया क्योंकि अगर आप जब न्यूमेरिकल करोगे, अभी दो हमें टॉपिक और करने हैं, अगला वीडियो आएगा हमारा, उसमें हम ये दूरी को a मान लेंगे, ये दूरी को a मान लेंगे, इसलिए दो को हम आधा आधा कर सकते हैं। तो इस सुविधा के लिए हमने अपनी सुविधा के लिए 2a का मान, दूरी का मान 2a लिया है। ठीक है, और अगर बात करें मध्य बिंदु की, तो द्विध्रुवों का जो मध्य बिंदु होता है उसे बोलते हैं केंद्र, और द्विध्रुवों को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अक्ष। ये है एक तरीके से द्विध्रुव की अक्ष, जिसे बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, यह है द्विध्रुव की अक्ष, और अक्ष के लंबवत और द्विध्रुव के केंद्र से जाने वाली जो रेखा होती है उसे बोलते हैं निरक्ष, जिसे हम बोलते हैं इक्वाटोरियल लाइन। ये है द्विध्रुव की
की निरक्ष, ठीक है, यानी अक्ष के लंबवत और द्विध्रुव के केंद्र से जाने वाले रेखा को हम क्या बोलते हैं, निरक्ष बोलते हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें हमें ये जो अक्ष है और ये जो निरक्ष है, इन दोनों आवेशों के कारण अक्ष पर और निरक्ष पर दोनों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो वो चित्र वहां पे ये चित्र हमारे काम आएगा। अब देखो कि ये तो विद्युत द्विध्रुव हो गया, अब इसकी विद्युतीय व्यवहार को समझना है कि इसका विद्युतीय व्यवहार कैसा है, यानी इनका एक तरीके से कैसा प्रभाव पड़ेगा किसी दूसरे आवेश पर या किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने के लिए। तो इसके विद्युतीय व्यवहार को समझने के लिए हम कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम P सदिश से व्यक्त करते हैं, P वेक्टर, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो वो क्या होता है, वो भी एक तरीके से देखो सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, सदिश राशि है, और इसकी दिशा क्या होती है, इसकी दिशा सदैव माइनस से प्लस की तरफ होती है, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा सदैव माइनस से प्लस की ओर होती है। और अगर इसके मान की बात करें तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा, P सदिश बराबर Q इंटू 2A सदिश, ये इसका क्या होगा, मान होगा, और ये इसका सदिश रूप है। और आप अगर अदिश रूप लिखना चाहो तो P बराबर क्या लिख सकते हो, Q इंटू 2A। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अगर हम परिभाषा की बात करें तो आपको यह बताना है कि द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और उन द्विध्रुवों के मध्य की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं, P सदिश से प्रदर्शित करते हैं। तो ये एक भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका मात्रक और यूनिट हमें जो विमा बनानी पड़ेगी। तो इसका मात्रक देखो कैसे बनेगा, इसकी मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और ये तो दूरी है, दोनों के मध्य दूरी है, तो ये दूरी को किससे प्रदर्शित करेंगे, मीटर से, तो इसका मात्रक हो गया कूलाम इंटू मीटर। और इसकी विमा की बात करें तो देखो जो कूलाम होता है, सॉरी आवेश होता है, आवेश की विमा क्या होती है, A1T1, ठीक है। ये I कैसे, देखिए I बराबर हमने पढ़ा है Q बट्टा T होता है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू T हो जाएगा। I को किस में नापते हैं, एम्पियर में, I की घात 1 है तो A की घात 1 आ जाएगी। समय को किस में नापेंगे, सेकंड में नापेंगे, और किस से प्रदर्शित करेंगे, T से प्रदर्शित करेंगे, सेकंड T की घात यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगी। एक तरीके से आवेश का विमा क्या हो जाती है, A1T1, ये हो गई विमा। और ये है मीटर, मीटर है तो मीटर की घात 1 है तो यहाँ पे L की घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर इसको व्यवस्थित करें तो M0 L1, ठीक है, T1 और A1, ये हो गई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा सूत्र, और ये हो गया कूलाम इंटू मीटर इसका मात्रक। अब हम देख रहे हैं जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसके प्रकार कितने होते हैं। विद्युत द्विध्रुव 2 प्रकार का होता है, तो एक बार हम यहाँ पे जगह बना रहे और हमें चित्र से इसको समझना पड़ेगा। अगला टॉपिक देखते हैं विद्युत द्विध्रुव का भौतिक सामर्थ्य, यानी द्विध्रुव का भौतिक रूप से किस प्रकार से सामर्थ्य है, यानी एक तरीके से भौतिक रूप से द्विध्रुव के कितने प्रकार है। तो द्विध्रुव के 2 प्रकार होते हैं, द्विध्रुव अणु के 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है ध्रुवीय अणु, दूसरा होता है अध्रुवीय अणु। द्विध्रुव एक प्रकार के अणु है, इसलिए पहला जो प्रकार है वो है ध्रुवीय अणु, और दूसरा प्रकार क्या होगा, अध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु के उदाहरण कौन से, HCl, H2O और NaCl। और अध्रुवीय अणु या इसे हम प्रेरित द्विध्रुव बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं वो देखेंगे। इसका प्रकार क्या है, CO2 और CH4। तो जिस प्रकार से हम ये आकृति देख रहे हैं HCl की, इसमें जो क्लोरीन है वो ऋणावेशित है और हाइड्रोजन क्या धनावेशित है। तो इनका जो एक तरीके से जो द्विध्रुव है, यानी अगर हम बात करें कि HCl के अणु में जो एक तरीके से क्लोरीन है वो ऋणावेश का वितरण के अंदर है, हाइड्रोजन है वो धनावेश का वितरण के अंदर है, और इनके मध्य एक तरीके से पर्याप्त पृथक दूरी है। तो इस स्थिति में अगर हम इसके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बनाना चाहे तो वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किस प्रकार से हो जाएगी, वो हो जाएगी इस प्रकार से, यानी P सदिश विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, तो ये हो जाएगी माइनस से प्लस की ओर। और यहाँ पे हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से आवेश का परिमाण, यहाँ पे तो आप बोलोगे कि हमें तो क्लोरीन तो आवेश इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं क्लोरीन में, लेकिन हम आदान प्रदान की बात करें, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो वो आवेश की बात करें, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आवेश की बात होगी, और इनके मध्य पर्याप्त दूरी है, उस दूरी को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, 2a सदिश से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये सदिश है
आवेश सदिश राशि नहीं है तो हमें दूरी पर सदिश राशि जो सदिश चिन्ह बनाना पड़ेगा। तो इसका पर्याप्त विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, आवेश भी और दोनों के मध्य पर्याप्त दूरी भी है। इसी प्रकार से देखो ये है H2O। तो अगर इस अणु की बात करें तो इसका एक तरीके से जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो क्या होगा, P1 इस दिशा में होगा, और इसकी बात करें इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, P2 इस दिशा में होगा। ठीक है, ये P2 होगा इस दिशा में, ये P2 सदिश इस दिशा में होगा। लेकिन अगर इसकी परिणामी जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा की बात करें वो दिशा क्या होगी, इस दिशा में होगी, यानी P नेट। ठीक है, P नेट H2 का P नेट होगा इस दिशा में, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, आवेश तो है, ठीक है, आवेश तो है, लेकिन और इन आवेशों के मध्य भी क्या पर्याप्त दूरी है। तो ध्रुवीय अणु क्या होते हैं कि ऐसे अणु जिनका धनावेश और ऋणावेश का वितरण केंद्र के मध्य पर्याप्त दूरी होती है, उन्हें हम बोलते हैं ध्रुवीय अणु। यानी धनावेश का वितरण केंद्र और ऋणावेश का वितरण केंद्र के मध्य पर्याप्त दूरी होते हैं, उससे बोलते हैं ध्रुवीय अणु। और अध्रुवीय अणु वे होते हैं जिनके धनावेश और ऋणावेश के वितरण केंद्र के मध्य दूरी नहीं होती, यानी वो एक दूसरे से पृथक पृथक नहीं होते। यानी एक तरीके से धनावेश और ऋणावेश का प्रभाव जो हम देखना चाहते हैं, उनका वितरण केंद्र देखना चाहते हैं, तो वो एक ही बिंदु पर मिलता है। अगर इनकी हम बात करें, इनका अगर चित्र बनाना चाहें तो इनका चित्र हम इस प्रकार से बना सकते हैं कि माइनस और प्लस से का जो धनावेश और ऋणावेश का वितरण केंद्र है वो है कुछ पर्याप्त दूरी पर। और अगर इन प्रकार के अणु का हम चित्र बनाना चाहें तो हम ऐसे बनाते हैं कि धनावेश और ऋणावेश का वितरण केंद्र क्या है, एक ही बिंदु पर केंद्रित है। जिस प्रकार से देखो हम यहाँ पे नहीं बता सकते कि इनका वितरण केंद्र कहाँ है, ठीक है, क्योंकि ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो इस स्थिति में हम यहाँ पे नहीं बता सकते कि इनका वितरण केंद्र किस प्रकार से वितरित हो रहा है। तो ये हुई बच्चों हमारी बात। अब देखो यहाँ पे हम एक तरीके से इनके मध्य वितरण केंद्र के मध्य दूरी नहीं बता सकते, तो अगर आप सूत्र में ऊपर वाले के लिए ध्रुवीय अणु के लिए तो P का मान निकल जाएगा, लेकिन अध्रुवीय अणु है उसके लिए Q का मान तो निकाल सकते हो क्योंकि आवेश है, लेकिन उनके मध्य की दूरी क्या होगी, मध्य दूरी होती नहीं है, मध्य दूरी बिल्कुल नहीं होती, इनके वितरण केंद्र में मध्य दूरी नहीं होती है। तो इसका मान क्या होता है, 2a का मान क्या होता है, 0 होता है। 2a का मान 0 होगा तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी क्या होगा, 0 होगा। वापिस से देख लीजिए, ध्रुवीय अणु में आवेश होगा और अध्रुवीय अणु में भी आवेश होगा, लेकिन ध्रुवीय अणु में धनावेश और ऋणावेश केंद्र दूर दूर होंगे तो उनके मध्य पर्याप्त दूरी होगी, तो इसका मान कुछ न कुछ निकल जाएगा। लेकिन जो अध्रुवीय अणु है उनके जो वितरण केंद्र है धनावेश और ऋणावेश के वितरण केंद्र, उनके मध्य दूरी होती नहीं है, वो एक दूसरे से अलग अलग नहीं होते, वो एक ही बिंदु पर होते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से अध्रुवीय अणु के लिए 2a सदिश का मान होगा 0, तो उनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या होगा, 0 होगा। तो आप इस प्रकार से कह सकते हो कि ध्रुवीय अणु वे अणु होते हैं जिनका धनावेश और ऋणावेश का वितरण केंद्र क्या होता है, पृथक होता है, और इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कुछ न कुछ होगा। लेकिन अध्रुवीय अणु वे अणु होते हैं जिनका धनावेश और ऋणावेश का वितरण केंद्र एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है, इनके मध्य जो दूरी बिल्कुल नहीं होती, पृथक पृथक नहीं होते, तो इस स्थिति में इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमने इसका नाम प्रेरित द्विध्रुव क्यों लिखा है, अगर हम इस पर विद्युत क्षेत्र लगाए, ठीक है, इन अणु पर विद्युत क्षेत्र लगाए तो ये अणु इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं कि इनका वितरण केंद्र क्या हो जाता है, पृथक पृथक हो जाता है, अगर आप बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा रहे हो तब। तो ये इसलिए हमने इसको क्या बोला है, प्रेरित द्विध्रुव बोला है। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन है जिससे हमें एक तरीके से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाल सकते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, NaCl अणु है, ठीक है, NaCl क्या है, एक मान लो अणु है, जो कौन सा अणु है, NaCl कौन सा अणु है, NaCl एक तरीके से ध्रुवीय अणु है, यानी इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाल सकते हैं, ठीक है। और हमें यह बता रखा है कि Na प्लस तथा Cl माइनस के मध्य की दूरी कितनी है, 2a का मान दे रखा है, 2a का मान दे रखा है 1.28 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और आवेश का मान बताओ, आवेश का मतलब यहाँ पे ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे आवेश का मान क्या लिख देंगे, 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देते। तो अब इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकाल सकते हो, सूत्र की सहायता से, P बराबर क्या होगा, Q इंटू 2a। Q का मान कितना है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, ठीक है, कूलम, इंटू आप दूरी का मान रखोगे तो दूरी देखो इसको अंगस्ट्रोम है, अंगस्ट्रोम को हम मीटर में बदलते हैं, तो 1 अंगस्ट्रोम बराबर 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है, ठीक है।
1 अंगस्ट्रोम बराबर 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। तो यहाँ पे हमें 1.28 गुणा 10 की घात 10 मीटर लिखना पड़ेगा। तो ये मान नीचे उतारते हैं, 1.28 गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर। अब देखो इनको गुणा करेंगे तो 1.6 और 1.28, ठीक है। और इनकी जो घातें हैं 10 की घातों को, उनका गुणा करेंगे, 10 की घात कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी। और कुलाम इंटू मीटर को क्या लिख देंगे, इधर साथ में लिख देंगे। अब इनको गुणा करने पर हमारा मान आ रहा है 2.048 गुणा 10 की घात 20 माइनस की 29 कुलाम इंटू मीटर। तो ये एक तरीके से क्या आ गया, NaCl का एक अणु है, उसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P का मान आ गया, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पे देखेंगे द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर यानी अक्षीय लाइन पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसके बाद देखेंगे अगला टॉपिक होगा द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष यानी इक्वेटोरियल लाइन पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।